हेलो बच्चों, वेलकम टू नोवेक्सा एकेडमी। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ाने वाले हैं लेक्चर 6। लेक्चर 5 आपने पढ़ लिया था, अगले लेक्चर में हमने पढ़ाया था जो था लेक्चर 5। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जय प्रक्रम, उसका लेक्चर 6, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं श्वसन। ठीक है, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है हमारा आज का श्वसन है। श्वसन लेक्चर 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन। लेक्चर 5 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था यकृत, अग्नाशय और उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने लेक्चर 5 में पढ़ लिया था। अब लेक्चर 6 में पढ़ेंगे श्वसन, श्वसन के प्रकार और जंतुओं में श्वसन क्या होता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं। कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होकर के ऊर्जा बनना श्वसन कहलाता है। यानी कि जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें भोजन का ऑक्सीकरण, जो हम भोजन करते हैं उससे जो कोशिकाओं में जो भोजन करते हैं उससे कोशिकाओं का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें जब मिलता है उसके बाद जो ऊर्जा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद हमने सांस लिया, उसमें ऑक्सीजन पर मिला हमारे भोजन में, उसके बाद उसका ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं कि हमारे श्वसन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो श्वसन की क्रिया है इसका एक समीकरण होता है, जिसके द्वारा, यानी कि साइंस की भाषा में जिससे हम उसे समझ सकते हैं। ठीक, आम भाषा में तो हम यही कह सकते हैं कि श्वसन यानी कि सांस लेना। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया, जैसे कि हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद उसका ऑक्सीकरण हुआ, उससे हमें जो ऊर्जा मिली उसे ही हम श्वसन कहते हैं। लेकिन अगर हम साइंस की भाषा में यानी कि मेडिकल साइंस की भाषा में अगर हम कहें तो इस क्रिया को मतलब कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त की, और उसके समीकरण जो है ये, यानी कि 6C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, इससे उसका जो समीकरण ये होता है, और जब इसको हम मतलब कि सॉल्व करते हैं तो क्या बन के आता है, C6CO2 प्लस 6H2O प्लस जो है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है उसमें, 673 यानी कि 673। ठीक है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। जब हमारा जो है ऑक्सीकरण हो जाता है, जो हम सांस लेते हैं उसका जो समीकरण होता है, जब उसको हम पूरा एक तोड़ते हैं, उसको मतलब कि असली फॉर्म में उसको जब तोड़ देते हैं तो यही हमारा बन के आता है। हमारा समीकरण है C6H12O6 प्लस 6 प्लस CO2, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिलता है और उसके बाद जो बनता है वो होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया हमारा श्वसन और श्वसन का समीकरण। उसके बाद हमारा पॉइंट है जो है श्वसन की प्रक्रिया जीव कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो जीव कोशिका, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया जो एक जीव होता है उसकी कोशिका के मतलब कोशिका में एक अंगक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका जो होती है जीव की, उसके द्रव में, कोशिका द्रव में उपस्थित, कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। कहाँ पे पूरी होती है, जैसे कि अगर हमने क्वेश्चन पूछा कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर पूरी होती है, तो ये तो नहीं कह सकते नहीं कि मतलब कि हमारे शरीर में पूरी हो जाती है, ये तो ठीक है। पर कहाँ पे, अगर एग्जैक्ट फॉर्म में एक मतलब कि पढ़ने वाले बच्चों से अगर जैसे पूछा जाए कि कहाँ पे पूरी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। श्वसन की प्रक्रिया जीव कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, श्वसन की क्रिया में दूसरा पॉइंट है हमारा, श्वसन की क्रिया में उत्पन्न, इसको आप पॉइंट वाइज डाल लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। श्वसन की क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में उपस्थित एडीपी को एटीपी के रूप में परिवर्तित करके उसके अणु में संचित हो जाती है। यानी कि जो श्वसन की क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा होती है, जब हम श्वसन करते हैं उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को कोशिका में उपस्थित एडीपी, कोशिका में हमारे जब ऊर्जा लेते हैं उसमें उपस्थित एडीपी होता है, एडीपी को एटीपी के रूप में परिवर्तित करके उसके अणु में संचित हो जाती है। ठीक है, जो एडीपी होता है यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी का अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो एडीपी का अगर फुल फॉर्म लिखते हैं, एडीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्या होता है, डाइफॉस्फेट। ठीक है, अगर हम एडीपी की बात करें तो उसका क्या फुल फॉर्म होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसको जो किसमें परिवर्तित करता है, एटीपी में। एटीपी का अगर हम फुल फॉर्म लेते हैं, एटीपी का, ठीक, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें
दो फास्फेट होते हैं और इसमें तीन फास्फेट होते हैं, एडेनोसिन डाइफास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। यानी कि श्वसन की क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा, जब हम सांस लेते हैं उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा उत्पाद जो है कोशिका में उपस्थित एडीपी को एटीपी के रूप में परिवर्तित करके उसके अणु में संचित हो जाती है। ठीक, ये रहा हमारा श्वसन का पूरा मतलब कि डिटेल में जो होता है। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार क्या होते हैं। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। रिवाइज आप लोग जरूर करते रहिएगा, मतलब कि अगर आप लोग रिवाइज करेंगे तो ये समझिए कि आपको भूलने वाला नहीं है। जो भी आप पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम पे बस एक दो बार आपको उसे देखना है रफली, उसके बाद याद हो जाएगा। आप लोग रिवाइज जरूर करते रहिए। आज जो पढ़े उसको कल भी रिवाइज करिए, परसों भी करिए, उसके कल, मतलब कि डेली थोड़ा थोड़ा जरूर एक नजर तो जरूर ही मार लीजिए उस पर। ठीक है, क्या होता है, कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होकर के ऊर्जा बनना श्वसन कहलाता है और इसमें निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसके जो कोशिका की मतलब कि श्वसन की जो प्रक्रिया पूरी होती है वो किसमें पूरी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। और ये उत्पन्न ऊर्जा को किसमें बदलता है, एडीपी को एटीपी के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो आप लोग इसे लिखिए, उसके बाद हम इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, उसके बाद हम इसे रफ करते हैं। ठीक, तो लिखिए आप लोग। हाँ, तो हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। हमने श्वसन पढ़ लिया और उसका समीकरण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो आक्षी श्वसन होता है, दूसरा होता है अनाक्षी श्वसन। ठीक है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आक्षी श्वसन में क्या होता है, आक्षी श्वसन में जैसे कि ऑक्सीजन में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम आक्षी श्वसन कहते हैं। और दूसरा जो हमारा है अनाक्षी श्वसन, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके नाम से देखो पता चल रहा है ऑक्सी श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो होता है। ठीक, आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद हम इसका ऑक्सी श्वसन का और अनाक्षी श्वसन का हम डिफिनेशन लिखते हैं। फिर आप लोगों को अच्छे से आप लोग उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग इसे लिखिए क्योंकि हमारे बोर्ड पे जगह कम है, पूरा नहीं आएगा, इसलिए हमने पहले इसको लिख दिया है, फिर उसके बाद इसे लिखेंगे। इसको रफ करके तब मैं आगे लिखती हूँ। ठीक है, लिखिए आप लोग। हाँ, तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। इसमें हमने आपको पहले बताया कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। तो हमारे उस बोर्ड पे जगह नहीं था तो हमने इसको रफ करके उसके बाद वापस से लिखा है, इसलिए हम आपको लिख के बता रहे हैं ताकि आपकी वीडियो जो है वो लॉन्ग ना हो। ठीक, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में कि हमें उसी समय लिख कर बताइए तो हम वो भी कर देंगे, आप लोगों के लिए ही अच्छा हो, इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं आप लोगों को। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है इस श्वसन में यानी कि जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा तभी ये श्वसन हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है। ठीक, यहाँ पर श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन में जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं उनका पूरी अच्छी तरह से उनका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है। ठीक, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 38 अणु बनते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से जो ग्लूकोज होता है उसके एक अणु से ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 38 अणु बनते हैं जब ऑक्सीजन होता है। कब, जब ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इस प्रकार की श्वसन जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं। ठीक, जिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 38 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं, 38 अणु बनते हैं। आप लोग इसे नोट डालकर लिख लेंगे कि ऑक्सीजन में जो है ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 38 अणु बनते हैं। कितने, 38 अणु बनते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है अनाक्षी श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन अनाक्षी श्वसन, एक हो गया ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनाक्षी श्वसन। तो हमने ऑक्सी श्वसन पढ़ लिया, वो पढ़ेंगे अनाक्षी श्वसन। इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, जो अनाक्षी श्वसन है इस प्रकार का श्वसन मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इसमें श्वसनीय पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो इसमें श्वसनीय पदार्थ होते हैं, जो श्वसन मतलब श्वसनीय यानी कि श्वसन के जो पदार्थ होते हैं जो बनते हैं उन्हें का
अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, पूरे पदार्थ का अच्छे से ऑक्सीकरण नहीं होता है। और फिर इसके फलस्वरूप क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इसमें क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्रिया में जल नहीं बनता है। ऑक्सीजन में क्या बनता है, H2O यानी कि जल बनता है। इसमें जो है अनऑक्सीजन में जल नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, जल नहीं बनता है। इसमें क्या क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और CO2 बनता है। इसका समीकरण है C6H12O6, और इसमें क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है। कितना, C2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल का सूत्र है, और उसके बाद फिर 2CO2, दो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जिससे 2CO2 प्लस 27 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा करके आप लोगों को आगे का पॉइंट पढ़ाते हैं, ठीक। आप लोग इसे नोट करिए पहले। हाँ, तो हम अभी पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में अंतर। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में अंतर लिखिए, उसका 4 से 5 उसका अंतर बताइए कि क्या होता है। तो हम पहले सबसे पहले इसका एक टेबल बना लेंगे, यानी कि 3 कॉलम बना लेंगे, जिसमें हम लिखेंगे क्रम संख्या, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन, ठीक है। क्रम संख्या पहले में, यानी कि क्रम संख्या इसमें पहले में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन में हमने जैसे बताया था डिफिनेशन में आपको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, और इसमें अनऑक्सीजन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और दूसरा हो जाएगा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इसमें क्रम संख्या दूसरे में होगा, श्वसनीय पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और अनऑक्सीकरण में होगा श्वसनीय पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, यानी कि उसका पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता है। तीसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड व जल अंतिम उत्पाद होते हैं, और इसमें होगा एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद होते हैं। जो अनऑक्सीकरण होता है उसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद होते हैं, उसमें जल नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीकरण श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है, उसमें जल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक। चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा, अधिकतर जीवों में यही होता है, यानी कि हमने ये पॉइंट आपको उसमें नहीं बताया था डिफिनेशन में, यानी ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, उसमें अधिकतर जीवों में ऑक्सीजन होता है, और अनऑक्सीजन जो होता है ये कुछ सूक्ष्म जीवों में तथा कुछ अन्य जीवों में विशेष परिस्थितियों में होता है, यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें होता है, और कुछ यानी कि कुछ अन्य जीव जो होते हैं उनमें विशेष परिस्थितियों में होता है, ठीक। ग्लूकोज, पांचवा हमारा पॉइंट है ग्लूकोज के एक अणु में, पांचवा पॉइंट है हमारा, ग्लूकोज के एक अणु में 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, ठीक। कितनी, 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। और जो अनऑक्सीकरण इसमें होगा, ग्लूकोज के एक अणु से केवल 27 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, ठीक। आप लोग इसे कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आराम से लिख सके आप लोग। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में श्वसन, यानी कि पौधों में श्वसन। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि पौधे सांस लेते हैं, या किस प्रकार सांस लेते हैं? क्या उनके पास कोई श्वसन करने के लिए कोई विशेष अंग होता है? कभी आप लोगों ने देखा है कि पौधे हमारी तरह सांस ले रहे, उनके पास भी नाक हो, श्वसन अंग हो, यानी कि श्वसन करने के लिए कोई नलिका हो, श्वसन नलिका जिसे हम कहते हैं, जो मनुष्य में और जानवरों में पाए जाते हैं? ऐसा आपने कभी देखा है? अगर आप लोगों ने देखा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमने तो अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज पादपों में श्वसन। हमारा आज का टॉपिक जो है वो पौधों में श्वसन, आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, पादपों में श्वसन क्या होता है। जंतुओं की भांति पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, यानी जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, या फिर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, इन सबको ले ले, जितने भी जीव हैं वो उनकी भांति है, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। परंतु प्रकाश संश्लेषण की भांति यह क्रिया केवल हरे भागों में नहीं होती है। जैसे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की भांति यह क्रिया केवल हरे भागों में नहीं होती है, बल्कि बल्कि पौधों की जड़, तना, पत्ती आदि सभी भागों में होती है। अगर बात करें जैसे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सिर्फ हरे भागों में होता है, यानी कि जो हरा पार्ट रहता है पेड़ के अंदर, उसी में सिर्फ प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन जो श्वसन की क्रिया है
वो ऐसा नहीं करती है, वो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें जो होता है कि पौधों की जड़ जो होते हैं, जड़ भी सांस लेते हैं, तना, पत्ती आदि सभी भागों में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। जड़ें जो होती हैं वो किससे सांस लेती हैं, मूल रोम से सांस लेती हैं। तना सभी वातरंध्रों से सांस लेते हैं, वातरंध्रों यानी कि जो छोटे छिद्र होते हैं उन सब से। और पत्तियां जो होती हैं वो भी रंध्र से सांस लेती हैं। रंध्र, पत्तियों में रंध्र कहाँ होता है, अगर किसी पत्ती को लेकर देखें, जो पत्तियां पुरानी मतलब कि जो पहले की पत्तियां होती है उनमें से अगर देखे ध्यान से, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे ही हम रंध्र कहते हैं, उसी के द्वारा वो सांस लेते हैं, ठीक है। जो मतलब कि अगर बात करें, जो किसान होते हैं खेत को जोतकर मिट्टी को भुरभुरी करते हैं, जैसे जो हमारे खेत होते हैं, जो खेत हमारे समतल हो जाते हैं उसको हमें जोतना पड़ता है। उसके बाद जो मिट्टी होती है वो मतलब कि ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे जो जड़ होते हैं, जड़ जो होते हैं वो अपने श्वसन की क्रिया कर पाते हैं, जिससे फसल जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और हमारा आगे टॉपिक है जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को लिख के बताते हैं, ठीक। हाँ, तो हम आगे पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, यानी कि जानवरों में श्वसन। हमने पादप में श्वसन पढ़ लिया, यानी पौधों में श्वसन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में श्वसन यानी कि जानवरों में श्वसन। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर किस तरह सांस लेते हैं? जैसे जंतु जो होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जितने भी हम जंतु देख रहे हैं, जितने भी जंतु को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, पक्षी हो गए और जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब ही जीव जंतु जो होते हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं? ऐसे जैसे ह्यूमंस लेते हैं उसी तरह से लेते हैं। क्या आपने देखा है? अगर मतलब कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हम मानते हैं कि आप अगर बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि सभी लोग सांस जरूर लेते हैं, लेकिन आपने क्या देखा है कि सांस लेते हैं वो लोग किस प्रकार से? जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं इस तरह से सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। क्या जो जीव होते हैं, लिविंग प्राणी जो होते हैं, जो भी, वो सभी लोग सांस लेते हैं इसी प्रकार जिस तरह से हम लेते हैं। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं पूरा। पादप में हमने पढ़ लिया है पहले ही, अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, ठीक है, यानी कि जानवरों में श्वसन। तो हम स्टार्ट करते हैं जानवरों में श्वसन। जंतुओं में श्वसन संपूर्ण श्वसन की क्रियाविधि जो होती है निम्नलिखित 5 पदों में पूरी होती है। इसकी मतलब कि जो श्वसन की क्रियाविधि है जंतुओं में, आपके बोर्ड में जिस हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से वो 5 पदों में पूरी होती है, यानी कि इसके कुछ भाग होते हैं, इतने भागों में ये पूरी हो जाती है। उन्हीं हम 5 भागों में आज आप लोगों को समझाने वाले हैं जंतुओं में श्वसन की क्रियाविधि, ठीक है। वायुमंडल से श्वसनांगों तथा सांस लेना अथवा श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ठीक है, यानी कि वायुमंडल से, जो हमारा वायुमंडल है जिसमें मतलब कि हमने जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारा वायुमंडल जहाँ पे इस वातावरण में, ठीक है, इस वातावरण में श्वसनांगों यानी कि श्वसन अंग, जो श्वास लेने के लिए जो अंग होते हैं, यानी श्वसनांगों, वायुमंडल से श्वसनांगों तथा सांस लेना अथवा श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ठीक है, पहला भाग हो गया। दूसरा है श्वसनांगों में वायु एवं रुधिर के बीच गैसीय विनिमय, यानी कि जो श्वसन अंग होते हैं उनमें वायु एवं रुधिर, रुधिर जो होता है हमारा जो खून होता है, यानी कि ब्लड जो होता है, रुधिर के बीच गैसीय विनिमय, यानी कि गैस का जो है विनिमय होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है गैसों का, ठीक है। वायु एवं गैस का विनिमय, रुधिर एवं वायु में गैस का विनिमय, जो हमारा श्वसन अंग है उनमें वायु एवं रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन तथा गैसों का परिवहन। क्या है तीसरा पॉइंट हमारा? ऑक्सीजन तथा गैसों का परिवहन, ठीक। चौथा पॉइंट है हमारा रुधिर एवं ऊतकों के बीच गैसीय विनिमय, रुधिर एवं ऊतकों के बीच गैसीय विनिमय। पांचवा है ऊतकों में ऊर्जा का निष्कासन। लेकिन जो हमारा ये 3 पॉइंट्स है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो है बाह्य श्वसन होता है, यानी कि ये बाहर से श्वसन की क्रिया होती है। और ये जो 2 पॉइंट है, चौथा और पांचवा, ये आंतरिक श्वसन में रखा गया है, ठीक है। हमारी जो बोर्ड की बुक दी हुई है, जो भी बुक है एनसीईआरटी या फिर जो ऐसी बुक है, दोनों में यही दिया हुआ है, जो ये पांचों पॉइंट है, वायुमंडल और ये ऊतकों में ऊर्जा, यहाँ तक जो भी पॉइंट है, इनमें 3 पॉइंट जो है बाह्य श्वसन में रखा गया है और 2 पॉइंट को आंतरिक श्वसन में रखा गया है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक है पोषक पदार्थों से बंधित ऊर्जा का विमोचन। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोषक पदार्थों से बंधित ऊर्जा का विमोचन किस प्रकार होता है, ठीक है। इसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे यहीं पर। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाएंगे हम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, ठीक। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारा छोटा सा एक टॉपिक और है, उसके बारे में हम समझा करके आप लोगों को पूरा डिटेल में बता के फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं।
हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने आप लोगों को जंतुओं में पोषण बता दिया। हमारा एक पॉइंट और बचा हुआ इस लेक्चर में पढ़ाने के लिए, जो है पोषक पदार्थों से बंधित ऊर्जा का विमोचन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब हम इसको पढ़ा करके इस चैप्टर को, इस लेक्चर को खत्म करने वाले। चैप्टर में भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो हम आप लोगों को छोटे छोटे लेक्चर में अभी बताने वाले हैं, अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक, तो हमारा ये जो टॉपिक है इसमें क्या होता है कि पोषक पदार्थों से बंधित ऊर्जा का विमोचन, यानी कि जो बंधित ऊर्जा, जो बंधी हुई ऊर्जा होती है, जो दिखाई नहीं देती, उसका विमोचन यानी कि उसका निकलना किस प्रकार से होता है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने एक यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। डायग्राम में मतलब कि लिख के ही बताया है, पर छोटा डायग्रामेटिक बनाने की कोशिश की है हमने। आप लोग देखिएगा जरूर इसको। जैसे हमने भोजन किया, भोजन जो है हमारा आहार नाल में गया, आहार नाल में जाने के बाद उसका अकोशिकीय पाचन होता है, यानी कि उसका कोशिकाओं में पाचन नहीं होता, वो आहार नाल से जाता है। उसके बाद उसको वो आहार नाल से होते हुए आमाशय में आता है, आमाशय में से फिर वो छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, इस तरह से उसका, उसके बाद छोटी आंत में आने के बाद उसका कोशिकीय पाचन होता है। अभी उसका अकोशिकीय पाचन हुआ। ठीक, उसका भोजन हमने किया, आहार नाल में गया, आहार नाल से फिर अकोशिकीय पाचन हुआ उसका। फिर हमने सांस लिया, सांस भी हम लेते हैं भोजन करते समय, थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, ये नहीं कि सांस भी ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, इस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर मिलता है जो हमने पहले से लिया रहता है, ऑक्सीजन मिलता है भोजन में। तो क्या होता है, कोशिकीय संश्लेषित भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि कोशिकाओं में जाता है, उसके बाद उसका ऑक्सीकरण होता है वहां पर ऑक्सीजन मिलने के बाद। ठीक, फिर उससे उत्सर्जित पदार्थ बनता है, यानी कि जब हमने ऑक्सीजन लिया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकालेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक उत्सर्जित पदार्थ होता है, हम उसे निकालेंगे। उससे जो है परिमुक्त ऊर्जा निकलती है, यानी कि पूरी तरह से मुक्त ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमुक्त ऊर्जा कहते हैं। जब सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, उससे थोड़ी ऊर्जा मतलब निकलती है जब हम भोजन करते रहते हैं। उसके बाद उसका जो है रासायनिक बंध जो होता है प्लस और माइनस में, उसको टूट जाता है। उसका टूटने के बाद क्या बनता है, एडीपी से एटीपी बनता है, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जब हमने भोजन किया, भोजन आहार नाल में गया, आहार नाल में जाने के बाद उसका अकोशिकीय पाचन हुआ, उसके बाद उसमें ऑक्सीजन का मिक्सिंग हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला उत्सर्जित पदार्थ के रूप में। उसके बाद उसमें से परिमित ऊर्जा निकली, रासायनिक बंध में टूटे, रासायनिक बंध क्या हो गया, एडीपी से एटीपी में मतलब कि ट्रांसफर हुआ वो। उसके बाद बंध ऊर्जा निकलती है, यानी कि पूरी तरह से जो बंधी हुई ऊर्जा होती है वो निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारे भोजन का पूरी तरह से पाचन हो गया और हमारा श्वसन क्रिया भी पूरी हुई उसके साथ। ठीक है, अब हमारा जो इस पूरी क्रिया को समझने के लिए अगर एक समीकरण से समझें तो उसका एक समीकरण यहाँ पर लिखा है हमने, जैसे C6H12O6 + 6O2। जैसे कि हमने जो ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज में जब हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तब हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और उसके साथ परिमित ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बताया था। ठीक, हमने भोजन लिया, भोजन हमारा जो है वो किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में। उसमें जब ऑक्सीजन मिलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है और उसके साथ ऊर्जा निकलती है। अगर नोट डालकर आप लोग यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा कि हो सकता है ये विशेष मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज में है, बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। जो है श्वसन क्रिया में शरीर का भार जो है वो घटता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं जिनका वेट मतलब कि ज्यादा है, उन लोगों को कहते हैं ना कि आप लंबी सांस लो, मतलब और ऐसे थोड़ा दौड़ भाग करो, जिससे आपकी सांस जब ज्यादा बार लोगे तो आपका वजन जो है कम होगा। उसी तरह से इसको एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे नोट डाल के, श्वसन क्रिया में शरीर का भार घटता है, अतः यह एक अपचय क्रिया है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है ये पूरा हुआ। इसी लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम दूसरे लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, क्योंकि क्रेब्स साइकिल जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमें उसके लिए पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा। तो आप लोग हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। इसको देखने के बाद थैंक यू बच्चों, हम अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं।